चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हाँ, घंटी बजाना ना भूलें। गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की शाम बुंदेलखंडी अड्डा पर। हमारी मेहमान हैं नाइपर मोहाली से मिस सृष्टि भामले, जो कि बिलोंग करती हैं मुंबई महाराष्ट्र से। इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं नाइपर मोहाली से, और जीपेट सीरीज जिसके अंदर हमने आपसे वादा किया था आपको मिलवाते रहेंगे ऐसे ऐसे जीपेट क्रैकर से जिन्होंने अपने एम से एक टारगेट को हिट किया और फेम अपने नाम कर लिया। तो बहुत बहुत स्वागत है, दिल से स्वागत है सृष्टि भामले आपका हमारे चैनल बुंदेलखंडी अड्डा की इस स्पेशल सीरीज मीट द जीपेट क्रैकर्स में। Thank you, sir, for such a warm welcome. सृष्टि, बातचीत को मैं शुरू करना चाहूंगा। एक सीधा सा सवाल होता है मेरा हर बढ़ते हुए कड़ी के साथ, जो भी जीपेट क्रैकर्स से हम रूबरू कराते हैं हमारे दर्शकों को, कि क्या लगता है जब, या कैसा लगता है जब आप एक स्पेसिफिक एग्जामिनेशन के अंदर ऑल ओवर इंडिया एक शानदार रैंकिंग के साथ अपना नाम दर्ज कराते हैं उस लीडर्स बोर्ड पर, जिसके सपने आप जैसे हजारों लाखों ग्रेजुएट्स ऑल ओवर इंडिया देखते हैं हर साल। सबसे पहले तो इट फील्स लाइक जो मेहनत की है उसका फ्रूट मिला है, एंड द मोस्ट बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड इज व्हेन यू रिवील दोज रिजल्ट्स इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स एंड जो सेटिस्फैक्शन उनके चेहरे पे देखने मिलता है, दैट इज वर्थ जी, मोर देन अ, मैं दर्शकों को बताना यहाँ पे चाहूंगा कि सृष्टि की जर्नी काफी सारे अप डाउन से भरी हुई रही है, और आज आपको इनसे मिलवाने के पीछे हमारी कोशिश यही है कि आप इनसे मिलें और जानें कि मुसीबतें तो हर साल हर पल हर स्टूडेंट के साथ आती हैं। अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ, आर द पार्ट ऑफ जर्नी, लेकिन चैंपियन वही है जो इन अप्स एंड डाउन्स के पार जाके भी अपने टारगेट को अचीव करे। जीपेट की जर्नी और नाइपर मोहाली का एडमिशन, सृष्टि, अगर हम आपके एकेडमिक रिकॉर्ड पर नजर डालते हैं, दोनों चीजें मैच नहीं करती हैं। अगर हम अपने आपसे जो हमारी बातचीत पहले हुई थी, आपका रिकॉर्ड हमने जाना, उसमें नजर आता है कि जीपेट का एग्जाम जब आप अपीयर होते हैं तो ऑल ओवर इंडिया कोई खास रैंकिंग नहीं थी, 849, 849। और yes. फिर आप जब अपने नाइपर मोहाली के एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं, माशाल्लाह आपने तो वहां पर पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी थी, और वहां पर रैंकिंग आपने 14th 14वीं रैंक हासिल की। ये बहुत ज्यादा चीजें मैच नहीं कर रही हैं। क्या सोचा था, क्या हुआ अचानक से कि दो एग्जाम्स लेकिन रैंकिंग में इतना बड़ा अंतर? Sure, sir. I like to clear this. But actually, क्या हुआ था? I was studying really hard for GPAT as well. And I think अगर मेरा कोई mistake हुआ है in GPAT, that is because of my lack of strategy. मेरे काफी like as we know GPAT में there is +4 and -1 का scoring criteria. So maybe मेरी strategy I lacked planning my strategy over there, जिसके वजह से मेरा GPAT का rank काफी आगे गया था, 49. But while appearing for NIPA, I made sure of what I am attempting, how much I am attempting, and कैसे रैंक आगे लाना है। तो या आई थिंक दिस इज द रीजन मेरा नाइपर में रैंक आगे गया था एज कम्पेयर टू जीपैट। जी, सिस्टी, इस क्वेश्चन को यहाँ रेज करने के पीछे जो मेन रीजन रहा मेरा, वो ये कि स्टूडेंट्स ये समझें कि अगर किसी एक जगह पर कदम पीछे हटते हैं तो जरूरी नहीं कि फेलियर को मानकर या फेलियर देखकर वहीं निराश हो जाना है। अगर स्ट्रेटजी को एक बार रिवाइंड किया जाए, रिकॉल किया जाए, रिव्यू किया जाए, प्रॉब्लम्स और जो भी गलतियां रह गई हैं उनको दोबारा से अगर गौर किया जाए, तो शायद उन प्रॉब्लम्स के बाहर जाके भी हम सक्सेस अचीव कर सकते हैं। आपने एक शब्द का यहाँ पे जिक्र किया कि स्ट्रेटेजी की कमी रह गई थी। वो क्या ऐसी स्ट्रेटेजी होती है जो आपने शायद फॉलो नहीं करी, जो आपने बाद में समझी, और नाइपर एग्जामिनेशन में आपने उस गलती को नहीं दोहराया जो जीपेट एग्जामिनेशन में आपने दोहराया था? प्लीज थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप हमारे ऑडियंस को बता पाएं, ताकि बहुत से स्टूडेंट जो अभी आपको सुन रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे जीपेट एग्जाम एंड नाइपर, हर साल सपने देखते हैं स्टूडेंट्स, वो समझ पाए कि क्या गलती नहीं करनी चाहिए उन्हें। ओके, सो सबसे पहले while appearing for GPAT, मैं आई वाज रिवाइजिंग मोर एंड मोर कॉन्सेप्ट्स।
लाइक जो क्वेश्चंस प्रोबेबल क्वेश्चंस है जो आ सकते हैं, एंड आई स्पेंट अ लिटिल लेस टाइम ऑन सॉल्विंग पास्ट क्वेश्चन पेपर्स विच वाज नेसेसरी। इसके वजह से पता चलता है कि हमारा कितना स्कोर पॉजिटिव में जा रहा है, कितना स्कोर नेगेटिव में जा रहा है। एंड जो यहाँ पे एनालिसिस पार्ट आता है, तो दिस इज वेयर मेरी कमी पड़ी थी। So, all the GPAT and NIPER aspirants, I would like to focus on this point कि study at first and also spend as much as time as you can in solving the GPAT papers, जिससे आपको पता चले तुम लोग कहाँ पे स्कोर कितना कर रहे हो, कितने नेगेटिव जा रहे हो, एंड प्लान योर स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंगली, बिकॉज दैट इज व्हाट द होल एग्जाम इज अबाउट। And even if you score less, do not worry. There is always a second chance. Like मेरा GPAT में rank आगे गया था. I was a bit demotivated, but I never lose hopes in that. मैं फिर भी I came up with a new strategy और जिससे नाइपर में I was really happy with my rank. और उसी वजह से हम लोग आज यहाँ पर बैठ के बात कर पा रहे हैं। नाइपर एग्जामिनेशन इतनी बड़ी बात बन चुकी होती है हर एक जीपेट एस्पिरेंट के लिए, या जो भी एमएस का सपना देख रहे होते हैं या अपनी पीजी डिग्री का सपना देख रहे होते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग देयर ग्रेजुएशन फ्रॉम बैचलर इन फार्मेसी। नाइपर एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहां पहुंचने का सपना हर एक इंस्टीट्यूट बी फार्मा इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट देखता है। पहुंचते कुछ आप जैसे उम्दा स्टूडेंट्स ही हैं, तो एक नाइपर एस्पिरेंट को ऐसी कौन सी बातें हैं जो ध्यान देनी चाहिए जो शायद जीपेट एग्जामिनेशन से उन्हें हटकर प्रिपरेशन करनी पड़ती है, या जीपेट का तैयारी किया तो नाइपर भी क्रैक होने का 100% गारंटी होता है? ओके, सो यहाँ पे कैसे होता है नाइपर एग्जाम में, अपार्ट फ्रॉम योर बी फार्म सिलेबस एंड ऑल दैट यू कवर इन ऑल द 8 सेमेस्टर्स, अपार्ट फ्रॉम दैट तुम लोग को जनरल नॉलेज पे भी फोकस करना पड़ता है। लाइक व्हाट ऑल थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड यू, व्हिच आर द टॉप फार्मास्यूटिकल कंपनीज, देयर ब्रांचेस, देयर CEOs, etc. Along with that, abhi we know the ongoing COVID situation. So you also have to look at the recent news related to COVID, because I believe there could be few questions coming in this NIPER exam on that concept. So that is what you have to focus on, with a bit more detailed on your pharmaceutical concepts. मतलब अगर इसे स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा जाए तो एक जीपेट एग्जामिनेशन देना एक हिसाब से कह सकते हैं कि जस्ट आपको आपका सिलेबस पढ़ना है, आपको आपका लिखा हुआ बुक्स को पढ़ना है, देन आपको वो प्रिपरेशन करके एग्जामिनेशन में अपीयर होना है, दैट इज ऑल फॉर जीपैट। लेकिन अगर आप नाइपर में अपीयर होने जा रहे हैं तो अपार्ट फ्रॉम दैट सिलेबस, अपार्ट फ्रॉम दोस कोर्स बुक, अपार्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कंटेंट ऑफ दैट जीपेट एग्जामिनेशन, you must have to be aware about the current affairs or the general things that are being ongoing in your pharmacy fields or in general era related to the medical sector. Yes, sir. ओके, सृष्टि, आपके एकेडमिक रिकॉर्ड की का जैसे मैंने शुरुआत में जिक्र किया था, अप्स एंड डाउन से भरा रहा। अगर थोड़ा सा और पीछे जाने की कोशिश करता हूं आपके एकेडमिक हिस्ट्री के अंदर, पीछे से मेरा मतलब है कि 12th की अगर मैं आपके परसेंटेज की तरफ जाता हूं तो काफ़ी अच्छे नंबर से आपने अपने बायोलॉजी सब्जेक्ट से आपका 12th किया। लेकिन उसके बाद जब आप अपने आगे के बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट जो 12th बायो से करते हैं, एक परसेप्शन बना हुआ है कि अगर बंदे ने 10th के बाद मैथ्स लिया तो वो इंजीनियरिंग करने की तरफ जाएगा, अगर उसने बायो लिया तो वो पहले डॉक्टर बनने की तरफ जाएगा। तो आप क्या कहीं ना कहीं डॉक्टर बनने का सपना लिए बैठे थे, देन वो अचीव नहीं हुआ तो फार्मेसी की तरफ आए, या एम क्लियर था कि बनना तो फार्मासिस्ट ही है इसलिए मैंने बायो लिया है? एक्चुअली जब मैंने सबसे पहले CET तब देना था फॉर मेडिकल एज वेल एज फार्मेसी, एंड माई स्कोर वॉज नॉट दैट गुड, एंड मोर ओवर तभी जस्ट फ्यू डेज बिफोर CET एग्जाम नीट एग्जाम वॉज इंट्रोड्यूस्ड, सो देयर वॉज केओस इन एंटायर इंडिया आई बिलीव। तो यस, और तभी एडमिशन में बहुत इश्यूज आए थे। दैट was the day when like I was struggling for even admission in pharmacy college as well. Yeah, I took a drop of 1 year. I prepared again such that next year I'll score good. And yes, my score was good and I gave an attempt to NEET as well. But I feel B Pharm में मुझे अच्छे college में admission मिला, so I moved on with that. Okay.
ये बात मैं इसीलिए भी थोड़ा सा और एलेबोरेट करना चाहूंगा, थोड़ा सा और क्लियरली आपसे जानना चाहूंगा। एक स्टूडेंट जब 12th पास करता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, तो जैसा मैंने आपसे कहा कि एक परसेप्शन बना हुआ है, मैथ्स लेगा तो इंजीनियरिंग करेगा, लेकिन हर कोई इंजीनियरिंग नहीं करता है। कुछ लोग बीएससी की तरफ स्विच कर लेते हैं, कुछ लोग बी फार्मा की तरफ स्विच कर लेते हैं, कुछ लोग और किसी स्ट्रीम की तरफ एजुकेशन लेने चले जाते हैं। सिमिलरली बायो का एक परसेप्शन बना हुआ है कि बायो लिया तो जो क्रीमी लेयर का बच्चा होगा दिमाग से, मतलब कहने का कि जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं उनके बारे में ये माना जाता है कि वो डॉक्टर तो बनेंगे, चाहे कोई भी स्पेशलाइजेशन में डॉक्टर बने। जो शायद डॉक्टर नहीं बन पाते हैं वो फार्मेसी करते हैं। आप जैसे काफी सारे स्टूडेंट्स नाइपर में फार्मेसी कर रहे हैं, सॉरी एमएस कर रहे हैं, जो बायोलॉजी से अपना 12th किए हुए थे। आप सब जीनियस हैं, आप सब जेम्स हैं, तभी वहां तक पहुंच पाए हैं। तो कैसे स्टूडेंट को जो 17-18 साल का है, जिसमें कभी आप भी थे उस कैटेगरी में, उसको डिसाइड करना चाहिए बड़ा क्लियरली कि अगर मैंने बायो लिया है तो जरूरी नहीं है कि मैंने डॉक्टर ही बनना है, और अगर मैं डॉक्टर नहीं बनता हूं तो मैं कैसे डिसाइड करूं कि मैंने फार्मेसी भी करना है तो क्यों करना है, और अगर मैं कर रहा हूं तो उसके मन में ये गिल्ट नहीं होना चाहिए कि मैं कोई गलत काम कर रही हूं या मैं कोई दोयम दर्जे का सेकंड बेस्ट ऑप्शन चूज कर रहा हूं। Actually, if you're 17 and 18 years old, especially if you want to pursue medical field, so you should know what is there inside. Like there is this 5 years of MBBS course and bahut sare allied courses. You should know that what all the syllabus is. Not entire syllabus, but yeah, you have to do detailed study on human body as well and many other things. So you should know the entire scenario before getting into that field. And of course, I was more allied towards B pharmacy because it covered more about the medicines part, which I was liking as compared to MBBS. ओके, यहाँ पर आप उस समय शायद क्लियर थे। ये जो आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू डिसाइड किया था सृष्टि, ये क्या सिर्फ आपकी इंडिविजुअल सोच थी, या इसमें कहीं ना कहीं उस टाइम पर एक हमारे इंडिया में एक बात होती है कि आप फैसला आप खुद नहीं लेते हैं, आपके उस फैसले में जुड़े होते हैं आपके सोसाइटी के जो हमारे नेबर्स होते हैं वो भी, जो कि भाई उनके लिए तो बहुत बड़ा टेंशन का सब्जेक्ट होता है कि बामरे जी की बेटी क्या करने वाली है। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे उस फैसले में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं हमारे रिलेटिव्स, और सबसे ज़्यादा मेन रोल होता है हमारे पेरेंट्स का, द मेन हीरोज ऑफ आवर लाइफ। तो उस समय आपका ये जो क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू था कि मैंने क्या करना है, मैंने क्या नहीं करना है, इसमें पेरेंट्स का क्या सोचना था उस समय पर? Like from the beginning, my parents have always supported in every decision I make. So I'm very thankful for that. Even when I told them ki not MBBS, I'm more looking into a B farm field, they were very supportive. Yeah. फर्स्ट रिएक्शन क्या था उनका? First reaction was like, try kar MBBS, it is really good. And I was like more scared before going to MBBS field. And B farm, according to me, was very flexible. Like that was my thinking at that time. They were like, if you have interest in it, if you think you can make it, just go for it. And they believed in me, and I'm happy for their belief. ओके, आज आप एमएस कर रहे हैं, ग्रेजुएशन हो चुका है, पीजी करने की तरफ आप लगभग आगे बढ़ चुके हैं, आपका फर्स्ट ईयर है। कोविड सिचुएशन से पूरी दुनिया रूबरू हो चुकी है। एट प्रेजेंट मोमेंट ऑफ टाइम आपका फर्स्ट ईयर चल रहा है, आप एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में अपनी एमएस कर रहे हैं, मास्टर डिग्री कर रहे हैं। कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन को चूज करना, क्योंकि जीपेट एग्जामिनेशन निकल जाता है स्टूडेंट्स का, नाइपर निकल जाता है, एग्जामिनेशन भी हो गया, एडमिशन लेना है अब हमने, वो किन पैरामीटर्स पर डिसाइड करें कि उन्हें किस स्पेशलाइजेशन में एडमिशन लेना चाहिए? तो क्या फार्मास्यूटिक्स से एमएस कर रहे हैं ज़्यादातर, अभी तक मैं जिनसे भी रूबरू हुआ वो ज़्यादातर फार्मास्यूटिक्स से ही एमएस कर रहे थे, तो कैसे डिसाइड कर स्टूडेंट किन पैरामीटर्स पर वो अपने टेस्टिंग पॉइंट्स रखे कि वो किस स्पेशलाइजेशन के अंदर एमएस करें? As far as I believe, so while doing B Farm, like there are these 8 semesters wherein you cover all the subjects. So it's
every individual's choice. Like my course, especially pharmaceutics, it is regarding formulation and formulating the drug. So if you first of all, if you come in the top ranks, so you get the liberty to choose the subject you have. And I feel as you go on, you realize what subject you are more interested in, and accordingly they can make their choices. ओके सृष्टि, जाते जाते आपसे एक और अहम सवाल, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने बहुत सारे अप डाउन्स के साथ अपने करियर को देखा है, उसमें भी आपने उन प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए पॉजिटिवली स्टेप्स उठाए हैं। कभी अगर एक कदम आपने पीछे लिया तो आपने 3 कदम की छलांग आगे लगाई है अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। सृष्टि, एमएस कंप्लीट हो जाएगा अगले साल। आगे अगर बात करते हैं, स्टूडेंट्स के लिए क्या ऐसे फील्ड्स हो सकते हैं जो एमएस करने के बाद जहां पर वो अपने करियर को बिल्डअप होते हुए देख सकें, या आप देख रहे हैं अपने आप को बिल्डअप करते हुए? Basically, I'm not sure as of now, but I'll definitely opt for research and development in R&D. coming future. Yeah, R&D. And yeah, there are many options. Like even if you're in MS, there are people who still opt for consultancy jobs. There are people who are highly motivated for being entrepreneur as well. There are people who are still motivated in becoming patent agent as well. So it's individual's choice. If you ask me, though, I think I'll go for R&D. ओके, R&D अगर आप करते हैं तो क्या ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट हो सकता है जो दिमाग के अंदर हो कि मैंने इस फील्ड में ये रिसर्च भी करना है, ये डेवलपमेंट करना है, एंड होप्स हो कि अगर ये हो पाया तो दैट विल बी गेम चेंजर इन द फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस? Surely, like that is my dream as of now. But let us see. You never know what future says. डेफिनेटली, वी नेवर नो कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन हाँ, होप फॉर द बेस्ट वन, प्रे फॉर द बेस्ट वन, एंड होप सो इस पैंडेमिक से भी हम लोग निकल पाएंगे और आप जैसे मेडिकल फील्ड के लोग ही हमें इससे निकाल पाएंगे। ये थी सृष्टि भामरा हमारे साथ, मुंबई महाराष्ट्र की, जो एट प्रेजेंट नाइपर मोहाली की स्टूडेंट है, एमएस कर रही हैं, और अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इन्होंने अपने करियर को संवारा, मेहनत करी और ये दिखाया कि अगर फेलियर्स हैं तो उसके साथ मेहनत करें तो सक्सेस भी है। थैंक यू वेरी वेरी मच सृष्टि भामरा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। ऐसे बहुत सारे जीपेट एस्पिरेंट्स और नाइपर एस्पिरेंट्स को अपने एक्सपीरियंस से रूबरू कराने के लिए, ताकि वो भी आपकी तरह किसी न किसी साल किसी न किसी आने वाले एग्जाम में अपने टारगेट को अचीव कर सके, एग्जाम्स को क्रैक कर सके। सृष्टि, जाते जाते कोई ऐसा सक्सेस मंत्र जो आपकी तरफ से आपके जूनियर्स जो एट प्रेजेंट एस्पिरेंट्स बनकर तैयारी कर रहे हैं और बहुत उम्मीदों के साथ वो आपको सुन रहे हैं, उनके लिए एक गेम चेंजर बन पाए? I would like to say in the end, like even if you score less, there is no end for it. You always have a second chance to strategize and work on the mistakes you have made. So believe in yourself. That is all I want to say. थैंक यू वेरी वेरी मच सृष्टि भामरा जी। हमेशा अपने आप में भरोसा रखें, बिलीव इन योरसेल्फ इज द मेन पॉइंट बाय सृष्टि भामरा। यही सक्सेस मंत्र है, हमेशा अपने आप में भरोसा रखिए और आगे बढ़ते रहिए। इसी मुस्कुराहट के साथ आपसे विदा लेंगे और अपने ऑडियंस से रिक्वेस्ट करेंगे, उम्मीद कभी मत छोड़िए, आपके लिए हर अगला पल कुछ न कुछ नया अपने अंदर समेटे हुए। थैंक यू वेरी वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए सृष्टि। Thank you, sir.